जैसा हमने बताया था आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ढोल पीटा और साथ में मिलके जो उसके साथ ढोल पीटने में ताल से ताल मिलाते हैं, शहबाज शरीफ टाइप के लोग, आसिम मुनीर टाइप के लोग, और भी उसने चेहरे चपाटे थोड़े इकट्ठे कर रखे थे, जिन्होंने ये कहा कि अब इजराइल में और फिलिस्तीन में जो गाजा में लड़ाई चल रही है वो बंद हो जाएगी और उसका सीज फायर करा दिया। लेकिन सिर्फ 48 आवर्स के अंदर, यानी सिर्फ 2 दिन में वो सीज फायर टूट गया। इजराइल ने ऑफिशियली बताया कि उन्होंने परसों 45 हमास के लोगों को मार दिया और उसके अलावा उन्होंने कल 153 टन 153 टन, किलो नहीं टन, बम गिराए हैं गाजा के ऊपर। ये अच्छा है कि बुरा है, इसमें बाद में आते हैं, पर पहले आप ये बताइए कि क्या ये सीज फायर है? क्या इसी को सीज फायर कहते हैं? क्या लड़ाई रुकने का मतलब होता है 153 टन बम मार देना? क्या लड़ाई रुकने का मतलब होता है 45 हमास के लोगों को मार देना? और यही नहीं, इजराइल ने जो गाजा पट्टी से लेन आती है उसको भी रोक दिया है। और इजराइल ने यह बोला है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये बोला है कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे हमास को कि वो आए और सीज फायर के बहाने हम पर हमला करे, क्योंकि जो डील है उसमें, डील में ये लिखा हुआ है, वो डील में ये चीज है कि हमास को अनआर्म्ड होना पड़ेगा, यानी निहत्था होना पड़ेगा। हमास को अपने हथियार डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये सीज फायर लागू होगा प्रॉपर तरीके से, ऐसा इजराइल का कहना है। हमास कहता है कि हम हथियार नहीं डालेंगे चाहे जो हो जाए। तो ऐसी डील कराई जिसमें बड़ी वाहवाही लूटने की कोशिश करी ट्रंप ने, और उसने कुछ अरब के लीडर्स, इटली की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तबलचिया जो ढोल बजाता है उसके पीछे पीछे, और उसने बोला, बड़ी तारीफ की कि मालिक ने जो है हमारी सीज फायर कराई, मालिक ने जो कोशिश करी, मालिक ने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि तभी सीज फायर हो पाएगा। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती, 2 न्यूक्लियर आर्म देश लड़ाई कर लेते अगर हमारे मालिक डोनाल्ड ट्रंप ना होते। ये शहबाज शरीफ का कहना है, और ऐसे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप बड़ा लाइक करता है। उसका ऐसा बन जाता है बिलियन फेस, ऐसा बन जाता है, हो जाता है अरे वाह मजा आ गया, मेरी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सीज फायर जो आपने कराया गाजा में, इजराइल में, फिलिस्तीन में, इजराइल में, अगर ये 48 आवर्स भी चल नहीं पाया, इतना सा बिलान भर का गाजा है, आप उसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये क्या चल पाएगा? इसकी रिपोर्ट दी। फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस को बताया कि लड़ाई क्यों भड़की, हमास ने क्या हमला किया या क्या हरकत करी जिसकी वजह से हमें बॉम्बिंग करनी पड़ी, हमें मानवीय सहायता रोकनी पड़ी। और उसके बाद ट्रंप का बयान आया कि अगर हमास ने अपना जो हथियार है वो नहीं डाले, जो डेड बॉडीज और बची हुई हैं बंधकों की, पुरानों की, वो अगर नहीं लौटाई, तो इसके बाद हमास का खात्मा बहुत तेजी से हो जाएगा, यानी हमास को बहुत जल्दी मार देंगे हम, यानी वील वाइप आउट। इजराइल का कहना है, नेतन्याहू का कहना है कि हमने जो बॉम्बिंग करी है इससे इजराइल को पावर ऑफ स्ट्रेंथ आती है, और जब हम डील करते हैं तो हम पावर ऑफ स्ट्रेंथ से करते हैं, ना कि पावर ऑफ वीकनेस से करते हैं। यानी हम वीकनेस से नहीं करते, हम ताकत के रूप में अपनी डील बनवाएंगे और डील बताएंगे, और ये हमास को हर हाल में अनार्म्ड करना होगा, निहत्था करना होगा। उसके बाद ही जो गाजा पट्टी है उसका पुनर्वास, यानी कि दोबारा रीडिफाइनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी वहां पर आ सकती है, वरना नहीं हो पाएगा, हम नहीं करने देंगे। अब आपको लग रहा होगा सुनने में कि 153 टन तो छोटा सा अमाउंट है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि गाजा पट्टी का जो एरिया बचा हुआ है, जो अभी इजराइल कंट्रोल में नहीं है पूरी तरीके से, मुश्किल से वो 8-9 किलोमीटर लंबा है और 7-8 किलोमीटर चौड़ा है, यानी 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में, राउंडेड एरिया में आपने 153 टन बम गिरा दिए। एक दो बम जो है स्कूल पे भी गिरे हैं। अब इसके पीछे इजराइल की गलती भी नहीं है, जो हमास के लोग हैं उन्होंने जानबूझ के अपने बंकर्स, अपने हथियार खाने स्कूल और अस्पताल के नीचे बना रखे हैं। तो अगर बॉम्बिंग करनी है इजराइल को, तो दुनिया की नजर में यही आएगा कि स्कूल पे बॉम्बिंग की गई। अब जाहिर सी बात है इसमें बच्चे ही मर रहे हैं, जो बेचारे मजलूम लोग हैं वो मर रहे हैं, गरीब लोग हैं वो मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं। ऐसा मानना जा रहा है कि तकरीबन 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 10,000 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं। बहुत सुन के बुरा लगता है, बट क्या करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के वापस आते हैं मुद्दे पर। अब डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप इजराइल और फलस्तीन गाजा पट्टी के इतने से एरिया में, यानी 20-30 किलोमीटर पूरा एरिया है, उसमें हमास के लोग रहते हैं,
अगर आप उनको भी अपनी बात नहीं मनवा पा रहे तो आपको क्या लगता है दुनिया में कौन सा देश आपके बात मानेगा? और कोई मानेगा तो क्यों मानेगा? इसके बाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो भी नया पीस प्लान लेके आए हैं रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए। यहां पर दो काम हो रहे हैं। पहला जो है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कीव को, यानी कि जेलेंस्की को, जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, कि जो एरिया रशिया ने पुतिन ने ले रखा है वो उसको दे दो, तब ही पीस प्लान साइन हो पाएगा, वरना जो पुतिन है वो आपका बाकी एरिया भी खा जाएगा। अब कितने एरिया की बात हो रही है? पहली बात, यूक्रेन जो मौजूदा है, क्रीमिया यूक्रेन से रशिया 2014 में ले चुका था, वो भूल जाइए, वो तो टेरिटरी ऑफ रशिया ही है, वो रशिया के लिए। उसके बाद जो अभी एरिया बचा था उसमें से लगभग 22 से 23% हिस्सा यूक्रेन का, 22 से 23% यानी 1/4, वो पूरा उन्होंने रशिया ने कब्जा कर लिया। जपोरोजिया, डोनास्क, लोहांस्क, ये सारा एरिया कब्जा कर लिया रशिया ने। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आपको पीस साइन अगर करना है पुतिन से तो आपको ये सारा एरिया वापस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा रशिया को। यूक्रेन का जेलेंस्की ये कह रहा है कि मुझे मेरा एरिया वापस दिलवा दो तो मैं डील साइन करूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो एक ऐसी हिस्ट्री में आ जाए जिसमें 20% से 25% हिस्सा यूक्रेन का रशिया को दे दिया पीस करने के लिए, क्योंकि इसके बाद मोरल बूस्टिंग भी तो नहीं होती ना। फिर जो सैनिक हैं, जो लोग हैं, वो क्या करेंगे? और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि 20-22% हिस्सा देने के बाद रशिया दोबारा हमला नहीं करेगा। रशिया फिर हमला कर सकता है। पहले क्रीमिया लिया 2014 में, अब आपसे 20% हिस्सा ले लिया, यानी क्रीमिया और ये जो 20-22% हिस्सा सब मिला दें तो लगभग 30 से 35% हिस्सा कब्जा कर लिया यूक्रेन का रशिया ने। आगे क्या गारंटी है? क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जो शांति होगी उसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो ये कह रहे हैं कि मेरी शर्तें मानी जाएंगी तभी डील होगी, तभी पीस टॉक या सीज फायर होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब वो डील क्या क्या है? जो एरिया हमने कब्जा कर रखा है हम नहीं देंगे, चलो ठीक है 1-2% हमने वापस दे दिया एज अ पीस गेस्चर, पर बाकी नहीं देंगे। दूसरा, यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। और ये रायता फैला क्यों? ये रायता फैला इसलिए था क्योंकि जेलेंस्की को कीड़ा हो गया था कि जाना है नाटो में, जाना है नाटो में जाना। उसने एनालाइज नहीं किया, उसे लगा कि पुतिन जो है हमला नहीं करेगा, उसने पुतिन को मारा और पुतिन ने वो अपॉर्चुनिटी सीज कर ली कि अगर यूक्रेन पे हमला करना है विद वैलिड रीजन कि क्यों किया गया, तो यही मौका है, यही मौका है कि नाटो में जाना है यूक्रेन को और हम नाटो में अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए हमने हमला कर दिया। और लीगल भी है कि अगर कोई भी देश नहीं चाहेगा कि नाटो जैसा संगठन जिसमें 30-32 देश हैं जो खिलाफ बना है रशिया के, वो रशिया की गर्दन पके बैठ जाए, ये तो कोई चाहेगा नहीं। तो पुतिन को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हमला करने का सही मौका है। उसके बाद तीसरी शर्त क्या है कि यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के अंदर भी जाने की सोच है जेलेंस्की की। इसकी दो डिमांड थी शुरू में कि मुझे नाटो में शामिल होना है और मुझे यू में जाना है, यानी यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना है। रशिया ने इसको मना भी किया, पुतिन ने मना किया, नहीं माना, हमला कर दिया। तो पुतिन कह रहे हैं वो भी नहीं होगा, यानी पहला एरिया वापस नहीं करूंगा, 1-8% दे दिया अलग, उसके अलावा नहीं दूंगा। दूसरा, नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन, ना अभी ना फ्यूचर में। तीसरा, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बनेगा यूक्रेन, ना अभी ना फ्यूचर में। चौथा, कोई भी शांति सेना, नाटो की सेना, किसी और देश की सेना अगर यूक्रेन में आती है, यूक्रेन में नहीं रह सकती है। अलाउ बिल्कुल नहीं करेंगे ट्रंप को पुतिन कि भाई आप कोई भी सेना को भेज दो यूक्रेन में, यानी नॉट पॉसिबल। यानी ये भविष्य रास्ते खुले रहते हैं कि जब पुतिन का दिल करेगा और कुछ भी इनमें से पॉइंट ऊपर नीचे हो फिर हमला कर देगा। पुतिन 5 चाहता है कि सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन की रशिया लेगा, और साथ साथ जो जेलेंस्की है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन राइट नाउ, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी इसको हटाना पड़ेगा। इनके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि कोई शांति प्रक्रिया चल जाए। आपने बयान सुने होंगे ट्रंप के, हालांकि बयान तो वो रोज देता रहता है, दिन में 5-6 बार दे ही देता है, पर उसने एक बयान जो बार बार रिपीट किया है वो ये किया है, अगर आपने उसके बयान सुने हैं पिछले 3-4 महीने में लगातार, उसमें एक बयान बड़ा कॉमन है, एक लाइन बड़ी कॉमन है, द अमाउंट ऑफ हेट्रेट बिटवीन पुतिन एंड जेलेंस्की। यानी वो ये कहता है कि पुतिन जेलेंस्की को बिल्कुल नफरत करते हैं और जेलेंस्की पुतिन को बिल्कुल नफरत करता है। और ये एक मेन वजह है कि क्यों यूक्रेन और रशिया में शांति स्थापित नहीं हो पा रही, बिकॉज दोनों को दूसरा ट्रस्ट नहीं है और दोनों लाइकिंग करते हैं। जब बात हुई थी शुरू में जब पुतिन मिलने गए थे डोनाल्ड ट्रंप को अलास्का में, वहां पर एक बात आई थी कि क्यों ना जेलेंस्की को बुला लो। तो जो पुतिन के जो विदेश मंत्री है, यानी जो रशिया के विदेश मंत्री है लावरोव, उन्होंने कहा था कि जेलेंस्की, हु इज जेलेंस्की है?
और जेलेंस्की इतना लायक नहीं है कि वो पुतिन के बराबर में बैठ के बात कर सके, पुतिन से इतनी औकात है ही नहीं जेलेंस्की की। यानी पुतिन उसको इस लेवल समझता है कि आप मेरे सामने बैठ के बात भी नहीं कर सकते हो, तो डील तो फिर कहां से होगी। तो ट्रंप का ये मानना है कि भाई जेलेंस्की, अगर तेरे को डील करनी है तो अपना एरिया दे जो कब्जा कर रखा है पुतिन ने, और बाकी अपना 80-75% जो हिस्सा है वो बचा। इसके बाद अगर नहीं माना तो पुतिन तेरा हिस्सा पूरा खा लेगा। अच्छा, पुतिन की क्या स्ट्रेटजी है, पुतिन क्यों नहीं समझौता कर रहा? पहली बात, पुतिन को इकोनॉमिकली फायदा हुआ है इससे, ऑफ कोर्स हुआ है। क्यों? वहां 10 चीजें बंद हुई तो उनका जो तेल बिकने की रफ्तार थी, चाइना ने, इंडिया ने इतना खरीदा कि उनकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर रही है बजाय गिरने के। हथियार मैन्युफैक्चरिंग उनकी अब इतनी हो रही है कि वो अब नाटो से जंग कर सकते हैं बराबर। उनको एक दिक्कत है, वो है उनके लड़ाके जो फौजी हैं वो कम पड़ रहे हैं, वो उनको मिल जाएंगे। हमास जैसे संगठन है बहुत सारे, वो दे देंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और रशिया में लोग मिलते हैं पैसे लेने के लिए, बाहर मिलते हैं बहुत देश, नॉर्थ कोरिया को फौज भेज रहा है, यानी वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, जो सबसे बड़ी चीज है, पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के अंदर वीकनेस पकड़ लिया। पुतिन केजीबी यानी रशिया की जो खुफिया एजेंसी है उसके अंदर एजेंट थे। उनको पता है कि कौन बंदा डर रहा है, कौन ब्लिंक कर रहा है डर की वजह से, और वो ब्लिंक कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन को पता है दिन में 4 बातें बोलता है, ये 4 बयान देता है, बट जो कॉमननेस है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज फियरफुल अबाउट रशिया, डरे हुए हैं रशिया से। और जब वो डरे हुए हैं तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। हमला चल ही रहा है, लड़ाई हो ही रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो दो। अब पुतिन के मन में क्या ख्याल है कि यार ठीक है 20-22% मुझे हिस्सा नहीं मिलता अगर, तो ठीक है, मुझे क्या जल्दी है लड़ाई रुकवाने की? Why should I stop on only 20 to 25%? You can when I can have 100%. क्यों ना पूरे कब्जा कर लूं, और कब्जा कर लिया छुड़ा कौन लेगा मेरे से? पॉसिबल ही नहीं किसी का। यूरोपियन यूनियन जो मर्जी बोलता रहे, अमेरिका जो मर्जी बोलता रहे, नाटो जो मर्जी बोलता रहे, अगर लड़ाई होगी तो दोनों तरफ खतरनाक दिक्कतें होंगी। नाटो हमला करेगा तो रशिया भी हमला करेगा, फिर तो बात न्यूक्लियर बम तक पहुंचेगी, जाहिर सी बात है। इसके नीचे तो कोई बात ही नहीं है, फिर इसके नीचे तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर ऐसा होता रहा, ऐसा चलता रहा, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो पुतिन चाहता है कि रशिया पूरा यूक्रेन खा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूक्रेन को कब्जा करने की इच्छा कोई जल्दी नहीं है, ना डील करनी जल्दी है। अब एक और नया पेज फंस गया इसमें। जो पोलैंड के नेता है, पोलैंड की सरकार है, उसने बोला है कि अगर पुतिन का जो जहाज है हमारे ऊपर से फ्लाई करके गया हंगरी, जहां इनकी बात होनी है बुडापेस्ट में, हंगरी में, ट्रंप और पुतिन की। हालांकि ट्रंप ने बोल दिया कि मुझे पुतिन से नहीं मिलना जब तक कि टेबल पे कोई खास बात ना है। पुतिन कह रहा मुझे कोई तो जल्दी नहीं है, मत मिल, मैं और 5% हिस्सा खा लूं तब यूक्रेन का, मत मिल। पोलैंड कह रहा है अगर वहां गए, हमारे ऊपर से फ्लाई किया, तो हम फाइटर प्लेन भेज के पुतिन के जहाज को उतार लेंगे नीचे और अब उनको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ आईसीजी, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के कोर्ट ने अरेस्ट वारंट दे रखा है, हम गिरफ्तार कर लेंगे। दूसरा एरिया जाने का रास्ता कहां से है? वो यूक्रेन का है। अगर यूक्रेन को मालूम पड़ा कि पुतिन जा रहे हैं हमारे ऊपर से, वो मिसाइल से मार देंगे, जाहिर सी बात है। इस टाइम उनके पास पैट्रियट और डिफेंस सिस्टम तो आई, वो मिसाइल गिरा देंगे। यानी एक तरफ जान खतरा है, एक तरफ रेपुटेशन का खतरा है। तो पुतिन को जाना होगा घूम के। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पुतिन और ट्रंप की मीटिंग कहीं और होगी, और वो जो कहीं और है वो इंडिया है। पुतिन के लगातार बयान जो आए हैं वो इंडिया के साथ आए हैं हमेशा से, दोस्ती भी है। ट्रंप के बयान जो आ रहे हैं इंडिया के साथ साथ आ रहे हैं, सपोर्ट में आ रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि जब दिसंबर में पुतिन यहाँ आएंगे, उससे पहले बातचीत होने वाली है पुतिन और ट्रंप की मीटिंग की, और वो बातचीत होने वाली है भारत में, और मोदी जी ही करवाएंगे काम, और कोई करवाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।